के बाद अब रुख करते हैं बमोरी का। देखते हैं यहां जीत की बाजी किसके हाथ लगी। तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में वैसे तो सभी 28 सीटें खास हैं, लेकिन बमोरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ ज्यादा ही प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। ये सीट उस गुना लोकसभा के अंतर्गत आती है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भी सांसद हुआ करते थे। यही वजह है कि 2 लाख वोटरों वाली इस विधानसभा में लड़ाई प्रतिष्ठा की हो रही है। पहले गुना और बमोरी एक ही सीट हुआ करती थी, लेकिन 2008 में ये अलग विधानसभा बना दी गई। यहां से भाजपा ने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को उम्मीदवार बनाया है। सिसोदिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान के लिए कांग्रेस और विधायकी दोनों छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। अब सिसोदिया का सम्मान बचाने की जिम्मेदारी सिंधिया जी पर है। चलिए बमोरी की बाजी पर विस्तार से बात करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बमोरी में बगावत की वजह से उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया अब बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने सिंधिया के समर्थक को चुनाव में मात देने के लिए कन्हैयालाल अग्रवाल पर दांव लगाया है। केएल अग्रवाल बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछली बार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतर गए थे और 28,000 से अधिक मत भी हासिल किए। 2008 में अस्तित्व में आई बमोरी सीट के चुनावी इतिहास को देखें तो यहाँ 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी को सफलता मिली है। 2008 में बमोरी में बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2013 और 2018 में लगातार 2 बार महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। सिसोदिया ने पिछली बार बीजेपी के ब्रजमोहन आजाद को करीब 28,000 वोटों से हराया, जबकि 2013 में उन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट केएल अग्रवाल, जो अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें 18,500 मतों के अंतर से शिकस्त दी। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो करीब 2 लाख मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 500 से ज्यादा गांव शामिल हैं। यहाँ शहरी, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग का बाहुल्य है। इनकी संख्या लगभग 80,000 है और ये हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही है। पिछड़ेपन को खुद को समेटती बमोरी विधानसभा सीट पानी, सड़क, बिजली, रोजगार, उच्च शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों को तरसती नजर आती है। जनता सालों से डैम की मांग कर रही है, लेकिन ये अब तक पूरी नहीं हो सकी है। सरकारी योजनाओं का बड़ी संख्या में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के हो चुके महेंद्र सिंह सिसोदिया को क्या लगातार तीसरी बार जनता का साथ मिलेगा या दल बदल की वजह से कामयाबी कांग्रेस के हाथ लगेगी? असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बमोरी की बाजी कौन जीतेगा, इस पर चर्चा करने के लिए एक बार हमारे साथ जुड़े फिर मौजूद है रमेश शर्मा जी हैं और ग्वालियर से हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं ग्वालियर चंबल के हमारे ब्यूरो हेड विनोद शर्मा जी। बमोरी से हमारे सहयोगी मोहन बघेल भी हमारे साथ हैं, साथ ही फोन पर जुड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी भी। तो सबसे पहले मोहन बघेल, बमोरी की क्या स्थिति है? दल बदल का मुद्दा कितना प्रभावी है मोहन? यहाँ बिल्कुल, यहाँ दल बदल का मुद्दा अहम है। यहाँ पर जो मतदाता है ये बिल्कुल खासे नाराज है दल बदल से। यहाँ चूंकि ट्राइबल क्षेत्र है, कोरोना काल में यहाँ का जो मजदूर है वर्ग पूरा कृषि पर आधारित है। चूंकि कोविड-19 के दौरान यहाँ पर रोजगार ठप रहे हैं, कृषि पर आधारित है, तो मंडियां भी चालू नहीं है, किसान भी परेशान है। दूसरा यहाँ कर्ज माफी भी मुद्दा है। तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है दल बदल का, क्योंकि अहम है, यहाँ के जो वोटर्स है वो अपनी जगह हैं। कांग्रेस में जैसे बाहुल ट्राइबल है, आदिवासी, हरिजन है, तो वो अपनी जगह है। उनका मानना है कि पार्टी चूंकि इन्होंने बदली है, कांग्रेस में जो प्रत्याशी थे सिसोदिया जी, लेकिन कि हम क्यों जाएं उनके साथ, तो ये उनका मानना है कहीं ना कहीं। तो यहाँ का जो मतदाता है वो दल बदल से खासा नाराज है। मोहन, आप कह रहे हैं एक तरफ कोविड-19 रोजगार की बहुत सारी समस्याएं हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दल बदल का मुद्दा भी हावी है। जी बिल्कुल, दोनों चीजें यहाँ पर मायने रखती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है वो पलायन करके, चूंकि यहाँ पर रोजगार नहीं था तो वो पलायन करके जाता था, किंतु अब यहाँ पर वर्तमान में जो मजदूरी के लिए कहीं नहीं गए तो वो कृषि पर आधारित थे। किसानों के यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन कर्ज माफी का मुद्दा आपने ये भी कहा, कर्ज माफी का मुद्दा भी है, तो कर्ज माफी तो कांग्रेस सरकार में नहीं हुई, तो किसान तो कांग्रेस से नाराज हुए होंगे।
नहीं, लेकिन कर्ज माफी जिनकी यहाँ पर छोटे जो किसान है उनका कर्ज माफी बिल्कुल 1 लाख रुपए तक यहाँ तक कर्ज माफी हुई है, 50,000 भी हुई है। क्योंकि जिन लोगों की हुई है, यहाँ अधिकतर लोगों के जो सूची में नाम आए हैं, तो यहाँ खासे लोगों के कर्ज माफ हुए हैं। तो इनका जो लोगों का मानना है कि यहाँ 2 लाख भी होते, तो यहाँ ज्यादा बड़े किसान ऐसे नहीं है, यहाँ छोटे किसान अधिक है। क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है, तो यहाँ आदिवासियों पे जो जमीनें हैं वो 2 हेक्टेयर के लगभग हैं, तो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में ही इनके कर्ज थे। तो यहाँ 1 लाख तक के कर्ज माफ हुए हैं अधिकतर लोगों की। वहाँ बीएसपी भी है, बीएसपी का भी कोई प्रभाव है क्या? नहीं, यहाँ बीएसपी का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ केवल जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस बीजेपी की है। यहाँ पर मुकाबला सीधे कांग्रेस बीजेपी का, और दोनों प्रत्याशी जो है 2 बार विधायक केएल अग्रवाल भी रहे हैं, तो 2 बार विधायक और मंत्री दोनों ही मंत्री रहे हैं दोनों सरकारों में। तो बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल कड़ा है जी। लेकिन चलिए मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हुकुम सिंह कराड़े जी पूर्व मंत्री जुड़ गए हैं, जो विधानसभा प्रभारी भी हैं। कराड़े जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। नमस्कार, कैसे हैं कराड़ा साहब आप? बस आपके आशीर्वाद है भाई साहब। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? है फाइन। अच्छा, तो यहाँ हालांकि जो बाकी और विधानसभा क्षेत्रों में है, कई जगह हालांकि ये स्थिति है, ये दल बदल का मुद्दा कहते कांग्रेस की तरफ जा रहा है। मैंने कांग्रेस का मुख्य मुद्दा दल बदल है, लेकिन आपने भी दल बदल करा के एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया है, तो बीजेपी ने भी दल बदल सुन लीजिए, आप एक बात सुन लीजिए जी। हमारा कैंडिडेट उस दायरे में नहीं आता थे जी, उसकी वजह मैं आपको वो गिना रहा हूँ जी। 19-20 चलते हुए सत्र में जी, जो मैंडेट जनता ने जितने दिन के लिए दिया था उसमें उनने दल बदल नहीं किया है जी। उनको टिकट नहीं दिया गया जी, और शुरू में दिया गया तो अंतिम क्षणों में ये मैसेज देके दिया गया कि हाथ पैर जोड़ जाड़ के लाए हैं, और अंतिम क्षण में दिया जिससे उनका मनोबल गिर गया और लोगों में मैसेज चला गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ हैं, और वो अपने जाति भाई को देना चाहते थे, कन्हैयालाल अग्रवाल साहब को नहीं देना चाहते थे। तो लोगों ने मन बदला और उसके बाद एक टर्म निकल गया, दूसरे टर्म में वो निर्दलीय रूप में जी चुनाव लड़े दूसरे टर्म में, और 28,500 के लगभग वोट लाए जी। इसके बाद हम लोगों ने अनुरोध किया उनसे, उनने इच्छा जाहिर भी की फिर कि हम कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहते हैं जी। तो उसके बाद हमने इनको उम्मीदवार बनाया। उनने दल बदल नहीं किया है, उनने कोई बेंगलोर की मंडी में जाकर ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो शर्मनाक हो। मतलब कराड़ साहब, आप 2013 में जो बीजेपी की लहर थी उसमें भी अग्रवाल साहब जो 18,500 से हार गए थे उसको भी आपने न्यूट्रलाइज कर दिया एक तरह से, कि अंतिम समय टिकट दिया था इसलिए वो हार गए। नहीं, अंतिम समय में नहीं साहब, मुख्यमंत्री जी के रवैये के कारण हारे हैं वो भाई साहब जी। वो उस समय भी चुनाव नहीं हारते। आप जाके मेरी बात मत मानिए, आप लाइव मत करिए, आप गांव-गांव जाइए और पूछिए के बारे में, अग्रवाल के बारे में जी। आपको कितने लोगों का समर्थन मिलता है, कितने लोगों का विरोध मिलता है। यहाँ तो क्या है, सीमित लोग कांग्रेसी आ जाएंगे, सीमित लोग बीजेपी के आ जाएंगे और एक दूसरे की वॉइस दबाने का काम करें। अगर वास्तव में असलियत आप देखना चाहते हैं तो आप फील्ड में क्यों नहीं जाते हैं? आप जाइए, जैसे लोग पार्टियां खून पसीना बहा रहे आप भी बहाइए और वहाँ आप लेके और फिर आप ओपिनियन दीजिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ महेंद्र सिंह किरार जी भी हैं। कराड़ साहब, आप सुनिएगा उनका क्या तर्क है, कि वो भी तर्क दे रहे हैं, बीजेपी के हैं, वो जिला महामंत्री भी हैं गुना के। किराड़ साहब, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। हमारे साथ कराड़ा साहब भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो तर्क दिया है कि दल बदल अग्रवाल साहब ने नहीं किया है, वो जब उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब वो कांग्रेस में है, कहीं से दल बदल नहीं है। तो दल बदल का मुद्दा पूरी तरह से बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है। किरार साहब, देखिए मैं आपको बताऊं जी, यहाँ बमोरी में भारतीय जनता पार्टी जी चुनाव जीत रही है। नहीं, वो तो आपने कह दिया किस आधार पे जीत रही है। दल बदल का मुद्दा अब में पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है।
मैंने आपको कहा भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत है, यहाँ कोई इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। ये तो कांग्रेसियों ने ये मुद्दा बना रखा है जी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है जी। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करने जा रही है। भाई जिनसे अभी पहले आप कांग्रेसी नेता से आप बात कर रहे थे जी। भाई, वो 15-20 दिन पहले यहाँ बमोरी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, तो यहाँ तो उनको यही पता नहीं है कि बमोरी विधानसभा में भाई बिसनवाड़ा कहाँ है और भाई भोटूपुरा कहाँ है, शहर सलैया कहाँ है, नागपनी सलैया कहाँ है। भाई इधर उन्हें गाँव को अभी पता नहीं है, तो भाई किस आधार पे वो चुनाव जीतेंगे? यहाँ उनके पास संगठन ही नहीं है। चलिए, आपके पास बहुत बड़ा संगठन था, तो 2013 में बीजेपी की लहर थी, तो क्यों 18,500 से हार गए थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहा है। वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अरे हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपका बहुत मजबूत संगठन है, तो 2013 में आप भी जानते हैं बीजेपी की लहर थी। वर्तमान की आप बात करें, यहाँ 2018 में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव हारी, भाई भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव हारी कि निर्दलीय व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़े, जो आज कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, 2013 में भी हारी। ये आपको बता दूं, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ लेवल पे जितने 317 मतदान केंद्र हैं, प्रत्येक बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। और भारतीय अरे किरार साहब 2013 में भी हारी, उस समय कोई निर्दलीय नहीं लड़ा था। ये 2013 में भी बीजेपी हारी है वहां से 18,500 से। कौन हारा था? व्यक्ति खुद हारा था, जो अभी कांग्रेस से कैंडिडेट है वो स्वयं हारे थे उस समय। तो बीजेपी के नहीं थे वो? भाई अभी वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, केंद्र में जो योजनाएं चलाई जा रही है, और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दोनों को देखते हुए बमोरी विधानसभा में इस बार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होना निश्चित है। मेरा वर्जन लीजिएगा कृपया। जी भी बिल्कुल बिल्कुल, कराड़ा साहब आपका वर्जन लेंगे। किरार साहब आपने अपनी बात कह दी, कराड़ा साहब अपना वर्जन देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी, आपका सवाल है कराड़ा साहब से? कराड़ा साहब से मुझे केवल यही पूछना है कि मोटे तौर पर उनके साथ कांग्रेस का एक बड़ा संगठन चला गया है भाजपा में बमोरी से, तो ऐसी स्थिति में वो जो गड्ढा है, हालांकि जहां जहां भी दल बदल हुआ है वहां से लोग गए हैं, लेकिन बमोरी से इत्तेफाक से अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा लोग गए हैं, तो इस गड्ढे को आप कैसे भरेंगे? कराड़ा साहब बोलूं मैं? जी जी जी। मेरा ये कहना है, इनसे ये पूछिए जी कि स्वतंत्रता के बाद जी अगर सिंधिया परिवार पर किसी ने उंगली उठाई और 10,000 लोगों ने काले झंडे दिखाए जी, और जिस बड़े तबके की बात कर रहे हैं जिनका ये श्रीमंत सिंधिया कहते थे, तो थोड़े दिन पहले उनको गद्दार कहते थे, उनको रानी लक्ष्मीबाई के जी उस परिवार का व्यक्ति कहते थे जिनने हत्या करवाई थी, उनके साथ धोखा हुआ था, ये उनको कहते थे। डीपी मिश्रा की सरकार गिराई इन लोगों ने, इनके परिवार ने, विकास कांग्रेस बनाई इन लोगों ने, और अब जो बेंगलोर की मंडी में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। इसका जवाब एक तो ये पूछिएगा, नंबर 1। दूसरा, मेरा ये कहना है कि राज साहब से आप ये पूछिए, धाकड़ समाज के 30,000 वोट है वहाँ जी। कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी ने जी, जो वर्तमान में वहां से उम्मीदवार है, उनने जी दयाराम धाकड़ नाम के व्यक्ति को, जी सानंदगांव का है वो, उनको कल धमकाया गया। कल आज वीसी की गई, उसने वीसी की, कलेक्टर्स को रिपोर्ट की, एसपी को रिपोर्ट की, चुनाव आयोग को रिपोर्ट की। तो क्या ये धमका कर वोट लेना चाहते हैं? और 30,000 लोग अगर वो शरीफ जाति के लोग हैं तो उनके साथ ये व्यवहार इस तरह का होगा? और ये कह रहे कि हमारा संगठन मजबूत है। जी चलिए पूछ लूं किरार साहब से। कराड़ा जी। हाँ किरार साहब, आप आवाज सुन रहे हैं कराड़ा जी की? ये चलिए, अब उन्होंने सवाल पूछा है आपसे, आप उत्तर दे दीजिए, हम बीच में नहीं कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा वही उत्तर दे दीजिए।
देखिए, पहली बात तो कराड़ा जी ने ये बात कही जी। सिंधिया परिवार के विषय में, क्या जब तक वे कांग्रेस में थे जब इनको कभी ऐसा याद नहीं आया? जी। अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो अब इस तरह के आरोप लगाने लगे हैं। भाई आदरणीय है दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जी। गोरा जिले के वो निवासी हैं, पहले कभी वो बमोरी क्षेत्र में आज तक कभी भी मुख्यमंत्री के 10 साल तक रहे, कभी वो नहीं आए। और कराड़ा जी भी माननीय, मेरी बात सुनिएगा। नहीं माननीय, हाँ बिल्कुल, कराड़ साहब उनकी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, कराड़ा जी भी अभी कुछ दिनों से बमोरी क्षेत्र में आए हैं। भाई वो काम कर रहे हैं उनकी पार्टी के लिए, ठीक है, वो उनके संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। भाई दूसरी बात इन्होंने ये कही कि भाई इन्होंने आरोप लगाया कि माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी कि भाई उन्होंने इस तरह से धमकाया। पहली बात तो उन्होंने किसी को नहीं धमकाया भाई, ये तो पूरा षड्यंत्र है। कांग्रेसी चूंकि इतने परेशान है भाई, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, उनका संगठन है नहीं है, इसलिए वो परेशान इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये सब आरोप गलत है। जो डराने धमकाने के जो आरोप है वो इनके कांग्रेसी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अच्छा चलिए, तो अब मैं कराड़ साहब से उत्तर ले लेता हूँ। किराड़ साहब आप सुनिएगा। कराड़ साहब। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ जी कि जो आदमी हमारे पास होता है जी वो आदमी गलत होता है। जब भारतीय जनता पार्टी के शरण में चला जाए तो गंगा नहा लेता है। जी। और इनसे ये पूछिए कि इन्हें आज तक कितना धूमधाम से झांसी की रानी का जन्मदिन मनाते थे या शौर्य दिवस मनाते थे ये लोग। जी। क्या कारण है जो इस समय नहीं मनाया? नंबर 1 बात। जी। दूसरी बात मैं पूछता हूँ कि ये आरोप गलत बता रहे हैं। खुद उनने धाकर समाज के एक वरिष्ठ जन ने, जो हमारे भी पदाधिकारी हैं, बेचारे सज्जन आदमी है, आसपास 10 गांव से पूछ लीजिए, दयाराम जी धाकर, उनके साथ में एक और मीना जी थे, वो अलग गाड़ी में थे, ये अलग गाड़ी में थे। उस मीना जी से तो कुछ नहीं कहा और इनसे कहा कि अगर एक भी धाकर गाड़ी में बैठा तो ठीक नहीं होगा। और जो कुछ कहा है उनने अपनी वीसी में आज गुना में कहा है। उस समय मैं उपस्थित नहीं था वहाँ। जी जी। मुझे तो पत्र दिखाए गए। जी किराड़ साहब, यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि शौर्य दिवस मनाते थे झांसी की रानी पे, इस बार क्यों नहीं मना? एक मेरा सवाल कराड़ा जी से आप भी पूछ लीजिए। हाँ नहीं, पहले आप उनके सवाल का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं आपका पूछता हूँ। नहीं, एक कराड़ा जी से मेरा सवाल भी आप पूछ लीजिए। हाँ। मेरा कहना ये है जी कि भाई जब माननीय लक्ष्मण सिंह जी जब उस समय कांग्रेस। जी किराड़ साहब का फोन कट गया। कराड़ साहब आपने ऐसे सवाल नहीं भाई साहब, कटा नहीं है, आवाज इसलिए बंद हो गई है कि जवाब नहीं है। और अब मेरा आपसे आग्रह है कि ये आप जो दिखा रहे हैं लाइव बहुत अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप कम से कम 100 गांव मत जाइए, 50 गांव मत जाइए, 25 गांव तो जाइए आप। जी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके संघ की रिपोर्ट देख लीजिए क्या है, टी वोटर्स ने जो रिपोर्ट दी है वो देख लीजिए। और ये इनके हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं, हमें मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, ये कह रहे कुछ दिनों से नहीं, मैं 4 महीने से हूँ वहाँ। जी। तो मेरा कहना है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हार जीत तो चलती रहती है। क्या अपन चुनाव के बाद एक दूसरे से बात नहीं करेंगे क्या? ऐसे व्यक्ति को जो एक बल्क जाति का वोटर भी है, जिसकी अपेक्षा कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी करती है, अब उनको इस तरह से अपन अपमानित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खेड़ी गांव का रहने वाला है, मैं नाम दर्ज बता रहा हूँ आपको। खेड़ी गांव के दयाराम जी धाकर है, मेन रोड पे घर है उनका। यहाँ से कुछ दूरी पे आप मेरा आग्रह स्वीकार कर सकते हो तो आप जरूर उसका वर्णन दीजिएगा। बिल्कुल कराड़ा साहब, आपने कहा कि घूम के देखिए, हमारी स्वराज एक्सप्रेस की टीम वहाँ घूम रही है, उसने रिपोर्ट भी दी है। तो चलिए उनको ये नोट कराइए कि उसका वर्जन जरूर ले। वो बिल्कुल लेंगे। दूध पानी का पानी है। और ये पूछे, फिर उस समाज के लोगों में पूछेंगे दयाराम की क्या वैल्यू है, क्या इज्जत है, किस तरह के आदमी है, उनसे बात करेंगे तो पता चल जाएगा। चल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ। अब ये क्या धनबल जनबल की लड़ाई है साहब? अब जनबल तो है नहीं इनके पास में जी। हमारी गाड़ी है। जब आचार संहिता नहीं लगी थी, जब किसान मेले के नाम से हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और जब से आचार संहिता लगी है
ये बता दें कि 10 से 15,000 के बीच में कौन सी सभा हुई इनकी, और आचार संहिता के बाद माननीय कमलनाथ जी की 40,000 की सभा के सारे सबूत मौजूद है। शासन प्रशासन ने 32 से 33,000 बताए। चलिए साहब, कराड़ साहब, हमारा तो समय ये तमाम परिस्थिति भ्रम की जाल फैलाने का काम कर रही है, लोगों को निराश करने का काम कर रही है, और ये सब चीजें गलत तरीके से कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि चारों तरफ के रास्ते रोक दिए इनने, हमारे लोगों को बोला कि नहीं, वो जेट श्रेणी के वीआईपी आ रहे हैं, अब रास्ता नहीं खुलेगा। जब कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतर गया, जब तक हमारा मंच खाली, पंडाल खाली था, 20 मिनट में हमारा पंडाल भरा है साहब। चलिए कराड़ा साहब, समय भी समाप्त हो गया है। लेके जीतना चाहते हैं। चलिए, आपकी सारी बातें आ गई कराड़ा साहब। अब चूंकि वो सामने किरार साहब नहीं है, कोई बीजेपी प्रतिनिधि नहीं है, आपकी सारी बातें आ गई है, आपकी सारी बातें आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। किरार साहब को भी धन्यवाद, हालांकि बीच में ही चले गए। विनोद जी से वर्जन ले लें, फिर रमेश जी आपकी टिप्पणी लेते हैं। विनोद जी, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, क्या है वाकई में बमौरी का हाल? देखिए, बमौरी में जहां महल की सियासत का दबदबा है, वहीं राहोगढ़ के किले का भी दबदबा कम नहीं है। जयवर्धन सिंह जो है वो लगातार वहां संपर्क में बने रहते हैं, युवाओं के साथ सतत उनका संपर्क रहता है, और यह कारण है कि वहां पर लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को लेकर उनके मन में अच्छी जो छवि है वो बनी हुई है। जिस तरह से महेंद्र सिसोदिया द्वारा जो अपना दल छोड़कर और बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद सरकार गिर गई कांग्रेस की, तो वहां के लोगों में इस बात को आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। हमने भी अनुभव किया है कि वहां के जो लोग हैं वो इस जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर काफी हताश है, निराश भी है, आक्रोशित भी है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया था कि वहां छोटे किसान ज्यादा हैं, भील जाति के लोग हैं, धाकड़ जाति के लोग हैं, वहां पर आदिवासी लोग हैं और बेरोजगार बहुत लोग हैं यहाँ पर। अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो परेशान रहा वो यहीं के लोग रहे, क्योंकि यह छोटे छोटे जो सीमांत किसान है, छोटे किसान है, उनको जो लोन था 1 लाख था, किसी का 1.5 लाख था, तो 1-1 लाख रुपए उनका लोन उनका माफ हो गया, और बाकी का ये कहा गया था कि जल्दी ही उनके बाकी के जो पैसे हैं वो माफ हो जाएंगे। लेकिन सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद कांग्रेस अब उनको ये समझाने में कामयाब हो रही है कि अगर सरकार नहीं गिनती तो बाकी के जो उनके पैसे हैं वो उनको मिल जाते, यानी उनके माफ हो जाते, तो वो माफी हो जाते उनके, और सरकार उनको पैसे खाते में पहुंचा देती बैंक के में। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं वो इस बात को वहां के किसान समझ रहे हैं कि ये उनके साथ गलत हुआ है। कोविड जिस तरह से फैला है उसके लिए लगातार वो बीजेपी को दोषी बता रहे हैं, कांग्रेस के लोग वहां पर। और जो लॉकडाउन में जो बेरोजगार लोग हुए हैं, बाहर पलायन कर जाते हैं। पिछले 15 सालों में वहां पर इतना ज्यादा रोजगार सृजन नहीं किए गए नए, ना ही लोगों को रोजगार की कोई व्यवस्था की गई, वहां के लोगों की शोध नहीं ली गई। अब चूंकि उपचुनाव है उस क्षेत्र में, तो काफी बयार बाही जा रही है विकास कार्यों की, वो तमाम वादे और तमाम लुभावने वाले वादे किए जा रहे हैं। तो लोग ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि केएल अग्रवाल जो है वो चूंकि उनके बीच में हमेशा से रहे हैं और काफी वर्षों तक उनके बीच में रहे हैं। महेंद्र सिसोदिया भी एक बार मंत्री रहे हैं, एक बार विधायक रहे हैं, केएल अग्रवाल भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। चूंकि दोनों ही आमने सामने हैं, जिसमें के अग्रवाल लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो संगठनात्मक रूप से, जो पार्टी और संगठनात्मक रूप से जो मजबूती दिखाई दे रही है वो बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि जी चलिए विनोद जी, समय हो रहा है। रमेश जी, एक मुद्दा यहाँ कि जो कर्ज माफी को जिस तरह से बीजेपी कह रही कि कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन जो हमारे मोहन बघेल ने कहा, विनोद जी ने भी कहा कि जो छोटे किसान हैं उनके कर्ज माफ, जैसे कि 50,000 तक के माफ हुए तो उनको फायदा हुआ होगा। बड़े किसान ये सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार चली गई, अगर आएगी तो हो सकता है उनका माफ हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि शेष बच्चों की कर्ज माफी वो करेंगे। ये मुद्दा कितना प्रभावी होगा? देखिए, मोटे तौर पर ये बात आपने सही कही, किसानों का मुद्दा गाँव में काम कर रहा है। खास तौर से जो 50,000 वाला ऋण का किसान था वो तो खुश है और उसका सद्भाव कांग्रेस के साथ है, लेकिन 1 लाख वाले की जिनके माफ भी हो गए हैं उनका भी थोड़ा सा मिला जुला उनका असर है, क्योंकि 1 लाख के कर्ज के कई लोगों को शर्त के आधार पर छोड़ दिया। मान लीजिए 2 बैंकों का कर्जा है, तो क्योंकि 1 लाख जिसने कर्जा लिया वो किसान सक्षम तो था ही, और फिर दूसरा अगर किसी किसान के पास कुछ अतिरिक्त आमदनी है, घर का कोई आदमी नौकरी कर रहा है, तो वो कर्ज माफ नहीं हुआ। तो 50,000 वाला, क्योंकि बमोरी में छोटा किसान ज्यादा है,
तो वहां जो ये मुद्दा बात बिल्कुल सही है कि छोटे किसान का माफ हुआ, वो उनके साथ है। इसके अलावा वहां पर एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात त्रिपाठी जी ये है कि कांग्रेस 18 में जो जीती थी वो 28,000 वोट से जीती थी, और संयोग से केएल अग्रवाल बगावत करके खड़े हुए थे और उनको भी इतने ही वोट मिले थे। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अगर जीती थी तब उस माहौल में, जबकि कांग्रेस ने कहा था कि हम फुल कर्ज माफ करेंगे और सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, उस माहौल में भी अगर कांग्रेस जीती थी तो केएल अग्रवाल के कारण जीती थी, वो अपनी ताकत से नहीं जीती थी। अगर केएल अग्रवाल मैदान में नहीं होते तो इसमें संभावना मुझे कम दिख रही है। अब केएल अग्रवाल चूंकि अब कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो पार्टी से बगावत करके जो व्यक्ति 28 साढ़े 28,000 वोट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वोट उसका अपना व्यक्तिगत वोट है और वो वोट कांग्रेस को ट्रांसफर तो हो सकता है। फिर कांग्रेस यहाँ पर जो कि केएल अग्रवाल भाजपा से आए हैं तो उनको भाजपा के वोटर का पता है। उस पूरे इलाके में जो किरार धाकड़ समाज है वो भाजपा का वोटर है। अब ये जो दयाशंकर के साथ जो घटना का बता रहे हैं वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उस नाते हो सकता है उन्होंने कुछ कह दिया हो, तो उसको चूंकि समाज का हो, बहुत संभव है कि कांग्रेस ने उनकी रणनीति से भी दयाशंकर जी को भेजा। मुझे पता नहीं कि सत्य क्या है, क्योंकि चुनाव में इस तरह की होशियारियां बहुत होती हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो हार्ट टाक हुई उसको, ताकि किरार धाकड़ समाज में डिवीजन पैदा किया जा सके, क्योंकि वहां पर किरार धाकड़ भाजपा का वोटर है। तो कुल मिलाकर के बहुत दिलचस्प चुनाव है और देखने वाली बात है कि वहां पर चूंकि डायरेक्ट फाइट है तो देखने वाली बात है कि उसमें कौन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका, रमेश जी आपका सारी टिप्पणी के लिए, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बमोरी विधानसभा में साल 2008 में बीजेपी से चुनाव जीतकर केएल अग्रवाल शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बने। उन्होंने बिजली और पानी के साथ सड़कों के क्षेत्र में ठीक ठाक काम भी किया, लेकिन वर्षों का पिछड़ापन होने की वजह से विकास पूरी तरह से जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सका। लिहाजा 2013 में जब चुनाव हुआ तो मतदाताओं ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भरोसा कर उन्हें विधायक बनाया और 2018 में एक बार फिर उन्हें ही मौका दिया, लेकिन अब तक बमोरी पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल सका है। अब ऐसी स्थिति में इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और केएल अग्रवाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला दिलचस्प होना जा रहा है। दरअसल अग्रवाल ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 28,000 से अधिक मत हासिल किए थे। ऐसे हुआ जब पंजे के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरे हैं तो कांग्रेस का इसका फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए क्षेत्र को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।